गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 19 सरकारी बजट और कर निर्धारण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखा। आज हम देखेंगे 19.4 में प्रत्यक्ष 90.4.2 में प्रत्यक्ष कर के बारे में। अभी हमने अप्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ा जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जिसमें हमने ये अच्छे से देखा कि किस तरीके से जो वस्तुओं और जो सेवाओं पर लगने वाला कर का जो इस्तेमाल, उसका प्रयोग किस तरीके से होता है और कैसे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसका भुगतान कैसा होता है? परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं को ही, मतलब पूरी तरीके से किस पर करना पड़ता है? उपभोक्ताओं को ही करना पड़ता है। लेकिन कुछ कर ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से परोक्ष रूप से जो उपभोक्ताओं को जो सेवाओं और वस्तुओं पर जो लगने वाले कर हैं, लेकिन उसका सारा भुगतान किस पर? उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। लेकिन यहाँ दूसरी बात ये बताई गई है कि जो व्यक्तियों का जो कुछ ऐसे भी कर हैं जो व्यक्तियों को सीधे तौर से किसको देना पड़ता है? सरकार को देना होता है। ये कर व्यक्ति की आय या कंपनियों अथवा व्यापार से होने वाली आय पर लगता है। ये जो कर के बारे में, ये कर क्या है? व्यक्ति की आय, मतलब व्यक्ति जितना उसकी कमाता है या जिस उसकी पूरी सालाना जो आय होती है उसके आधार पर की जाती है, अथवा या फिर कहा गया है कंपनियों के आधार पर, अथवा व्यापार के माध्यम से, मतलब वो किसी भी तरीके के जो व्यापार करते हैं उन व्यापार के माध्यम से आने वाली आय पर लगाया जाता है। तो इन करों को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हमारे यहाँ दो प्रमुख कर हैं। कारखाने या व्यापार करने वाली कंपनियों को निगम कर चुकाना होता है। यह कर इन कंपनियों को अपने सभी खर्चों, कच्चा माल, कर्मचारियों के वेतन को काटने के बाद अर्जित आय पर देना होता है। ये कहा गया है, ये कारखाने या जो व्यापार करने वाली कंपनी को किसको देना पड़ता है? ये जो कारखाने और व्यापार करने वाले जो भी कंपनी है, करने वाली कंपनी किसको देगी? नगर कर को, नगर कर उसको चुकाना होता है। यह कर जो होता है वो क्या है? कंपनी को अपने सभी खर्चे जितने भी होते हैं उन खर्चे, जैसे कि कच्चा माल हो गया, कर्मचारियों के वेतन, इन सारे चीज़ों को काटने के बाद उनको प्राप्त आय पर उनको देना होता है। अब आगे देखते हैं आयकर व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है। आयकर जो इनकम टैक्स होता है, जो किसी व्यक्ति की क्या होता है? व्यक्ति की जो निजी, उसकी जो निजी आय है उस पर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं, मतलब आय के जो कई तरह, मतलब विभिन्न स्रोत तो हो सकते हैं, जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन के माध्यम से। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि व्यक्ति बैंक में जो पैसा रखी गई है उस पैसे के आधार पर या उस जमा राशि के आधार पर भी ब्याज दर या ब्याज अर्जित कर सकता है। अपने किसी कंपनी को किराए पर देकर भी आय प्राप्त कर सकता है। संपत्ति को दे करके, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति को वो अगर क्या कर सकता है? किराए पर दे करके भी वो किसी भी तरीके से वो आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर आयकर देना होता है। तो ये सभी जो आय हैं उन सभी पर क्या करना पड़ता है? आय देना होता है। तो इसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। जो आयकर होती है, इनकम टैक्स है, वो क्या है? एक निश्चित, मतलब एक निर्धारित की गई है कि इतने आय तक वालों को ही या उसके बाद जो आय आने वाले हैं उनको ही देना होता है। मतलब एक निश्चित राशि के जो निर्धारित होती है उससे अधिक हो उन्हीं को ही आयकर देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित क्या होता है? प्रतिशत होता है। जो आयकर होता है वो कुल आय, जितनी उसकी आय है उस पूरे आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जिनकी आय अधिक होती है उन्हें उतना ही अधिक आयकर का भुगतान करना होता है। तो उसी तरह से, मतलब वो जितना, उसके पास जितनी अधिक आय होगी उतनी ही अधिक उसको आयकर भी भुगतान करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि व्यक्ति मासिक आयकर महीने रुपए में निश्चित इनकम टैक्स के माध्यम से एक व्यक्ति की, मतलब ज्योति के जो दैनिक मजदूरी करती है उसकी मासिक आय माह में वो कितना है? 1500 रुपये कमाती है और उसने निश्चित इनकम टैक्स उसको 50 रुपये देने
होते हैं। उसी तरीके से आसिफ को बताया गया कि वो एक क्या है, स्कूल टीचर है जो महीने में 8,000 रुपये कमाते हैं। उसकी निश्चित क्या है, उसे 50 रुपये टैक्स देने होते हैं। जतिंदर व्यापारी है जो 30,000 कमाते हैं, उसे उसकी जो निश्चित इनकम टैक्स उसकी 50 बताई गई। ऊपर उल्लेखित 3 व्यक्तियों को यदि एक समान आयकर लिया जाए तो क्या यह उचित होगा। जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, सबकी आय को बताया गया है महीने का, तो क्या सवाल ये उठता है कि तीनों व्यक्ति से एक समान आयकर लेना क्या सही होगा। ज्योति अपने बच्चों को ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाती है, तो क्या उससे 50 रुपये का कर लेना ठीक होगा। मतलब वो जितना कमाती है, जो एक महीने में 1500 रुपये, क्या उससे 50 रुपये कर लेना ठीक होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति की आय का एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। तो हर व्यक्ति की क्या है, आय का एक निश्चित प्रतिशत, जितनी निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है, उसी के आधार पर कर लिया जाए। लेकिन क्या यह भी उचित होगा। मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का 10% हिस्सा आयकर के रूप में देता है। गणना कीजिए कि नीचे उल्लेखित 3 व्यक्ति कितनी राशि कर के रूप में भुगतान करेंगे। तो नीचे जो कॉलम दिए गए हैं आप उसे करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त तालिका को देखकर हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक ही दर से कर लेना उचित नहीं है। जिस तरीके से हमने वहाँ ज्योति के बारे में देखा कि अगर कम आय जो प्राप्त है, अगर उससे भी अगर कर लिया जाए तो यह सही नहीं होगा। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को एक ही दर से कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी ज्योति के पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचेंगे। अगर वो टैक्स देती है, जितना वो एक महीने में 1500 रुपये कमाती है, तो उन 1500 रुपये में भी अगर वो टैक्स देगी तो उसके जीवन यापन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बच पाएंगे। हो सकता है कि आसिफ के पास भी अपने घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो, लेकिन जतिंदर जो कितना है, वो 30,000 रुपये कमाते हैं। जतिंदर से 20% आयकर ले लिया जाए तब भी उसके पास बुनियादी, मतलब जो उसकी आवश्यकता ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि उसके पास बच जाएगी। अब आगे देखते हैं। आयकर को और अधिक न्यायोचित सही तरीके से बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि एक निश्चित राशि से ज़्यादा कमाने वालों से ही आयकर लिया जाना चाहिए। मतलब ये जो आयकर के जो सिस्टमेटिक जो तरीके हैं, या जो उसमें न्यायिक तरीके जो बनाए गए हैं या नियम बनाए गए हैं, तो उसी के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। इसलिए कहा गया कि आयकर को और अधिक क्या है, न्यायोचित, मतलब सही तरीके से हम उसे क्या करने के लिए एक क्या है, निश्चित राशि से ज़्यादा कमाने वाले, जितनी निर्धारित की है उससे ज़्यादा कमाने वालों से ही आयकर लिया जाना सही होगा। इस मामले में मान लो हम 7,000 रुपये मासिक कमाई की न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं। इसी तरह हम यह भी कह सकते हैं कि अधिक आय प्राप्त करने वालों को आयकर भी अधिक दर से भुगतान करना चाहिए। तो मतलब अधिक जो आय प्राप्त करता है उनसे भी आयकर भी क्या है, अधिक दर पर उन्हें भुगतान करना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिखाया गया कॉलम, यदि आप इतना आय प्राप्त करते हैं तो आप इस दर से कर देंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जो निर्धारित की है, कितने, 7,000 रुपये मासिक कमाई के हिसाब से जो सीमा निर्धारित की गई है, तो यहाँ पे 7,000 से कम है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 0%। लेकिन वहीं अगर 7,001 से 15,000 रुपये तक, तो उसको कितना, 10% कर देंगे। तो उसी तरह से आगे देखते हैं। 15,001 से 25,000 रुपये तक को कितना है, 20%। और इसी तरीके से नीचे भी दिए गए हैं, 25,000 रुपये से अगर ज़्यादा कमाएंगे तो उन्हें 30% कर देना होगा। अगर यहाँ उस आधार पर देखें तो कि किस तरीके से व्यक्ति की जो मासिक आय है या कमाई है, उस आधार पर उसे कितना देना चाहिए। तो जैसे कि ज्योति जो कि 1,000 रुपये अगर उसकी मासिक आय है तो उसे 0% देना पड़ेगा। आसिफ का है जो कि 6,000 रुपये कमाते हैं, उन्हें भी 0%। और जतिंदर है जो कि 20,000 रुपये कमाते हैं, तो उन्हें 15% का कर देना पड़ सकता है।
इसे आप स्वयं से भी करके देख सकते हैं। अब नीचे आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ सरकार द्वारा संग्रहित कर के बारे में जो कि प्रत्यक्ष रूप से ली जाती है। जैसे यहाँ पे बताया कि आयकर 12%, निगम कर 21%, सीमा शुल्क 9%, उत्पाद शुल्क 14%, सेवा कर 10%, बिक्री कर 25% और अन्य अप्रत्यक्ष कर हैं जो कि 9%। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला गया है, आप भी करके देखें अपने बुक में। तो किस तरीके से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को अलग अलग किया गया है। तो एक साइड कर दिया है, कुल करों का जो प्रतिशत है वो आप यहाँ पे सूची को देख करके भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कर जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है वो नगर निगम कर और आयकर के माध्यम से जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। तो यहाँ पे सूची के आधार पर उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसे करोगे तो 67% आएगा। तो कुल मिलाकर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को आप करोगे तो 100% आएंगे। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे करारोपण में क्या संगतता, हमें किस कर प्रणाली को अपनाना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है। कई लोगों का मत है कि कुछ खास लोगों के पास तो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जबकि एक बड़ा वर्ग 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाता है। तो यहाँ पे जो कर प्रणाली किस तरीके से कर प्रणाली है वो किस बात से निर्भर करती है और समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो कर के प्रति उनकी क्या सोच है। तो कुछ लोगों का मत है, लोगों का कहना है कि जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है और कुछ ऐसा भी वर्ग है जिसके पास 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार आय की इतनी अधिक असमानता उचित नहीं है, मतलब आय की जो बीच में जो असमानता की स्थिति है वो उचित नहीं है। इसलिए सरकार को संपन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए। जिस तरीके से जो कुछ खास लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कुछ ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल है। तो इसी से क्या है, इसलिए सरकार को संपन्न लोग जो संपन्न है उन लोगों से क्या करना है, अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए। यह न्यूनतम कर वसूलना चाहिए या फिर न्यूनतम उसी के आधार पर करना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो संग्रहित किए गए आय से गरीबों को बेहतर मौके उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। अगर सरकार चाहे तो मतलब संग्रहित जो इकट्ठा किए गए हैं उस आय से गरीब लोग हैं उनके जीवन को सही तरीके से या बेहतर या उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। ज्योति, आसिफ और जतिंदर के उदाहरण की तरह ही कई देशों की सरकारें अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों से उच्च दर से क्या वसूल करती है, कर वसूल करती है। आयकर के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक है कुल कर में उतना हिस्सा भी सबसे अधिक रहेगा तथा जिनकी आय कम है कुल कर में उनका हिस्सा सबसे कम रहेगा। तो इस तरीके से जो आय के जो नियम है उस आयकर के जो नियम है उस आय के आधार पर क्या है कि जिनकी आय अधिक है या कुल कर में उनका हिस्सा भी क्या होगा, सबसे अधिक रहेगा और जिनकी आय कम है कुल कर में उनका हिस्सा कैसा रहेगा, सबसे कम रहेगा, मतलब कम कर वो दे सकते हैं। जहाँ तक अप्रत्यक्ष कर की बात है, किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान दर से कर देना होगा। जो कि हम सभी जानते हैं कि जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उन वस्तुओं में जो टैक्स लगे रहते हैं या वस्तुओं के साथ मूल्यों को और करों को जोड़ दिया जाता है। तो उसमें क्या है, हम जितने अमीर हो या गरीब दोनों को समान रूप से क्या करना पड़ता है, कर देना होगा। अगर अमीरों और गरीबों के बीच कर के मामलों में अंतर करना है तो इसका एक उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाए। अगर जो कि यहाँ अमीर और गरीबों के बीच की बात अगर हो रही है तो उनके बीच में जो अंतर उत्पन्न हो रहा है उससे संबंधित कहा गया है कि तो इसका जो उपाय यह होगा कि जो आवश्यक वस्तु हैं जो बहुत ज़रूरी है उस पर किसी भी तरह का कर नहीं लगाया जाए तथा विलासिता जो लग्जरी चीज़ें हैं जैसे कार, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, रेस्टोरेंट्स में भोजन
करने पर टैक्स लगाया जाए। तो इस तरीके या इन जगहों पर जो लग्जरी है या हाई फाई जो होती है उन चीज़ों पर लगाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी कई वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका लोग सीधा उपभोग नहीं कर सकते हैं, जैसे डीजल, एल्युमिनियम, स्टील, मशीनें, ट्रक, टायर्स आदि। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं या वस्तुओं सेवाएं हैं जिसका हम सीधे तरीके से उपभोग मतलब उसका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कि डीजल, एल्युमिनियम, मशीन, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब उन चीज़ों पर जब उनसे बनी या चीज़ें का इस्तेमाल या इन चीज़ों पर कर बढ़ाया जाता है तो इनके उपयोग में बनने वाली अन्य वस्तुएं या इनकी मदद से परिवहन होने वाली चीज़ों के दामों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। इस प्रकार भले ही गरीब लोग केवल अनाज या कपड़ा खरीदते हों, लेकिन डीजल या स्टील पर कर बढ़ने से उसका एक हिस्सा गरीबों को भी भुगतान करना होता है। जिस तरीके से यहाँ पे एक उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बनने में, उन चीज़ों को बनने के बाद जो इस्तेमाल होती है तो उसमें क्या होती है, दामों में वृद्धि हो जाती है। तो उसका जो भार होता है वो गरीबों कहना चाहिए कि जो भले गरीब हो या जिसको बहुत अपनी जो आवश्यक चीज़ें हैं उन चीज़ों के साथ साथ उनको और बाकी जैसे डीजल पे स्टील की कर बढ़ने से उसका हिस्सा भी किसको गरीबों को भुगतान करना होता है। अब आगे देखते हैं 9.6 में कर अपवर्जना या कर चोरी। कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, बल्कि जितना कमाते हैं उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। यहाँ पे जो आयकर वितरण जो प्रणाली है उसके बारे में उसकी जो पूरी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी आय को पूरी तरीके से या सही तरीके से नहीं दिखाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसकी तुलना में वो कम दर्शाते हैं जितनी उनको प्राप्त होती है, या उनको छुपा करके रख दिया जाता है। छुपा कर रखी हुई इस आय को क्या कहते हैं, जो उसी में कहा गया कि जो छुपा कर रखी हुई जो आय है उसी को काला धन कहा जाता है। कई कारखानों के मालिक, अमीर, जमींदार, व्यापारी जितना कमाते हैं उससे बहुत कम दिखाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है उनकी आय की गणना आसानी से की जाती है। ये उन लोगों की जो जैसे कारखाने के मालिक हो गया या हमें कुछ ऐसे लोग जो अपना बहुत कम आय दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग, जिन लोगों को एक निश्चित वेतन मिलता है, पैसे मिलते हैं, उनकी आय की गणना करना आसान हो जाता है। उनकी आय पर कर जहाँ से वे वेतन प्राप्त करते हैं वहाँ से ही सीधे काट लिया जाता है। तो ये जिनको मासिक वेतन मिलता है उन लोगों के साथ क्या होता है कि उनको आयकर जहाँ से उनको वेतन प्राप्त होता है वहीं से उनके वेतन से ही सीधे तौर से काट दिया जाता है। इसलिए वेतन पर कर चोरी करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस तरीके से जो कर चोरी है उसे वेतन पर जो कर चोरी करना है उसे चोरी करना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों की आय के और भी अन्य स्रोत हो सकते हैं। चूँकि कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जाता, इसलिए इनमें कई लोग दूसरे स्रोतों से आय प्राप्त को कृषि में अर्जित आय बता देते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कृषि से अर्जित मतलब कृषि के माध्यम से आय प्राप्त करते हैं। ये भी कहा गया है कि जो कृषि से जो आय प्राप्त होता है उस पर कर नहीं लगाया जाता है। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि दूसरे स्रोतों मतलब दूसरे तरीकों से जो आय प्राप्त होती है वो किस में अर्जित कर देते हैं, कृषि के माध्यम से या कृषि के द्वारा प्राप्त की गई आय बताते हैं और आसानी से कर की चोरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है कर चोरी। इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं जो अपने पास काला धन एकत्रित करके रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय समय पर कर चोरी करने वाले लोगों के ठिकाने पर छापे भी मारे जाते हैं। तो इस तरीके से जो जिन पर काले धन का अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग के द्वारा क्या होती है, समय समय पर जो चोरी करने वाले हैं उन पर क्या है, छापे भी मारे जाते हैं।
जब उनको किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त होती है उस स्थिति में। विभाग कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सके। तो इस तरीके से जो विभाग कर जो है वो कर चुकाने की प्रक्रिया है उसे आसान और सरल बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कर का जो भुगतान है उसे आसानी से लोग कर सकें। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है क्योंकि इन्हें संग्रहित करने के लिए स्तर अपेक्षाकृत कम होते हैं, जैसे उत्पाद शुल्क, कारखानों से सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों से और बिक्री कर व्यापारियों से वसूल किया जाता है। बिक्री कर में भी कर की चोरी की जाती है, जैसे कई व्यापारी समुचित बिल जारी नहीं करके अपने आधिकारिक बही खातों में बिक्री को बहुत कम दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो बिक्री कर है उसमें भी चोरी की जाती है, जैसे कि कई व्यापारी समुचित जो बिल है उसमें सही तरीके से या पूरी जानकारी नहीं देखते हैं या फिर जितनी अधिक से अधिक जो बही खाते हैं उसमें बिक्री कर को बहुत कम दिखाते हैं। तो इस स्थिति में भी होता है। वैट का मकसद ही वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले कर चोरी का काम। तो इस तरीके से जो वैट है का जो मकसद है वो क्या है, जो कर चोरी हो रही है उस कर चोरी को कम करना है। अब आगे देखते हैं 19.7 में कर और व्यय अंतर्राष्ट्रीय तुलना के आधार पर। कर पर मिलने वाली छूट और चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य कई देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यहाँ पे ये बताया कि कर से मिलने वाले छूट और किसके कारण, कर चोरी करने के कारण भारत में जो कर संग्रहण है इकट्ठा है वो अन्य देशों की तुलना में कैसा है, बहुत ही कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कैसे हैं, कम है। नीचे दी गई तालिका में भारत द्वारा संग्रहित की गई कर और खर्च की कुल राशि की तुलना अन्य देशों के साथ की गई है। तो यहाँ पे अन्य देशों के साथ जो कर है उसकी तुलनात्मक रूप दिखाया गया है, जैसे तालिका कर संग्रहण और कुल खर्च जीडीपी के प्रतिशत में। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं देश के नाम, कुल कर संग्रहण, कुल खर्च, मानव पूंजी पर खर्च। जैसे कि चीन, जहाँ पे कुल कर संग्रहण है 19.4 और कुल खर्च है 29.7 और मानव पूंजी का जो खर्च है 7.2। उसी तरीके से भारत में देखें तो कुल कर संग्रहण है वो 16.6 है और जो खर्च हुआ है वो 26.6। तो उसी तरीके से मानव पूंजी पर जो खर्च हुए वो 5.1 है। तो उसी तरीके से आप अन्य देशों की भी यहाँ पे सूची दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। इस तालिका से पता चलता है कि भारत में कर संग्रहण जीडीपी प्रतिशत में अन्य देशों की तुलना में कम है। जैसे कि आप सूची में देख सकते हो कि जो दिखाया गया है वो बहुत ही कम है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि भारत क्या है, गरीब देश है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है। जो तर्क निकाला गया है वो भी क्या है, उसको ये बताया गया कि वो पूरी तरीके से सही नहीं है। कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पड़ता है। जो कर संग्रहण इकट्ठा की जाती है उसका सीधा प्रभाव सरकार द्वारा जो किए जा रहे हैं खर्च पर, जो सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं उस खर्च पर पड़ता है। जब कर का संग्रहण कम होता है तब राजस्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए धनराशि भी कम हो जाती है। मतलब जो कर संग्रहण है अगर उसमें कम होगी तो राजस्व में भी कमी आ जाएगी, तो कमी आएगी तो सरकार के पास खर्च करने के लिए धन की भी कमी हो जाती है। ऊपर दी गई टेबल का कॉलम 3 कुल खर्च और कॉलम 4 मानव सूची पर होने वाले खर्च को दर्शाता है। मतलब कुल खर्च कितनी है और जो मानव पूंजी है उसमें जो खर्च हुई है उसको दर्शाया गया। तो एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कुल खर्च और मानव पूंजी पर जो खर्च हुआ है वो दर्शाया गया है। मानव पूंजी पर होने वाले खर्च में सार्वजनिक स्थल और शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल रहता है। हम पूर्व पृष्ठ की तालिका को देखकर कह सकते हैं कि मानव पूंजी पर होने वाले खर्च भी सीधे सीधे
कुल कर संग्रहण से जुड़ा होता है। जो तालिका से हमें ये भी पता चलता है कि जो कुल संग्रहण वो किससे सीधा सीधा मानव पूंजी से होने वाले खर्च से ही सीधा वो क्या है कुल कर संग्रहण है वो जुड़ा रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी पर कम खर्च होने का सीधा प्रभाव किस पर, मानव विकास के प्रदर्शन पर पड़ता है। जो पूंजी है मानव पूंजी पर कम खर्च होने पर उसका सीधा प्रभाव किस पर, मानव के जो विकास हो रहे हैं उसको प्रदर्शित या उस प्रदर्शन पर पड़ता है। आगे देखते हैं सारांश में। सरकार के लिए विकास के लिए खर्च कर सके इसके लिए कर जरूरी है। मतलब सरकार देश के विकास को, देश को आगे बढ़ाने, उसकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए खर्च कर सके इसके लिए क्या जरूरी है, कर बहुत जरूरी है। सरकार आम लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करवाने, लोगों को उनकी आजीविका दिलवाने, देश में आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। तो सरकार क्या है, सभी आम जो लोग हैं उन लोगों के लिए सुविधाएं देती है, उपलब्ध कराती हैं, उनको आजीविका दिलवाती है, मतलब जीवन के को निर्वाह करने के लिए, और देश की जो आर्थिक गतिविधि है उस गतिविधि को बढ़ाने के लिए भी वो कार्य करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष क्या करती है, बजट पेश करती है, जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस खर्च के लिए राजस्व की व्यवस्था का लेन देन होता है। आप ध्यान दिए होंगे कि जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता है जिसमें बजट पेश की जाती है, तो वो प्रत्येक वर्ष की जाती है, जिसमें वर्ष भर में, साल भर में जितने भी खर्च हुए हैं और उस खर्च के लिए राजस्व की जो व्यवस्था होती है उसको लेखा जोखा, मतलब उसकी पूरी जानकारी होती है। राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो राजस्व है वो कई प्रकार के, मतलब विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष भी हैं और अप्रत्यक्ष भी शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में भी देख चुके हैं कि जो प्रत्यक्ष कर होता है वो क्या है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, और इस तरह लगभग हर व्यक्ति परोक्ष रूप से सरकार को देता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति जो होता है वह सरकार को कर देता है। प्रत्येक कर निजी तौर पर दिया जाता है, प्रत्यक्ष कर होता है वो क्या है, निजी तौर पर, जो जैसे कि उसकी निश्चित मतलब उसकी आय के आधार पर सरकार को दी जाती है, उसके वेतन के माध्यम से फिर काट दी जाती है। व्यक्ति अपनी आय पर और कंपनियां अपने लाभ पर प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति अपनी आय पर, व्यक्ति क्या करता है, जिस तरीके से प्रत्यक्ष कर व्यक्ति अपनी आय पर देता है और कंपनी अपने लाभ पर प्रत्यक्ष कर देती है। यद्यपि प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायसंगत होते हैं, जो प्रत्यक्ष कर है वो न्यायसंगत मतलब न्यायिक रूप से होते हैं, लेकिन सरकार के कुल राजस्व संग्रहण में इसका हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है, 36% ही है। तो इस तरीके से सरकार के जो कुल राजस्व संग्रहण जो इकट्ठा की जाती है उसका हिस्सा लगभग कितना है, 36% ही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष दोनों ही करों में होने वाले कर संग्रहण को करों की चोरी प्रभावित करती है। मतलब प्रत्यक्ष कर के माध्यम से भी और अप्रत्यक्ष दोनों करों के माध्यम से जो कर संग्रहण की जाती है वो क्या है, किस उसमें करों की चोरी प्रभावित होती है। अगर कर चोरी की समस्या को कम किया जा सके तो सरकार आम लोगों के हित में और भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो अगर कर चोरी की जो समस्या है वो अगर कम हो जाए तो जो सरकार आम लोगों के लिए या आम लोगों के हित के लिए जो करना चाहती है वो बेहतर तरीके या उस जो भी हित के लिए वो सोचती है वो उसको अच्छी तरीके से कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी बजट और कर निर्धारण होती है, वो उसकी प्रणाली कैसे होती है। तो यहाँ से आप लोगों का ये लेसन समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आय पर कर और वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन सा कर अमीरों को और कौन सा कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आयात कर और निर्यात कर में अंतर लिखिए। ये 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।